Hello, good morning to all of you. Welcome to Perfection IS YouTube channel. Today we are going to see 16th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. और ये टॉपिक मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत अलग अलग रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने टॉपिक्स को पिक करा है। इसमें कुछ स्कीम्स है, कुछ बिहार न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड स्कीम से रिलेटेड है। स्कीम का नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। तो ये लॉन्च कब हुई? यह लॉन्च हुई 2016 में। अब आपको इसे याद कैसे रखना है? अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मतलब स्वच्छता से रिलेटेड है, क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, मतलब साफ सफाई से रिलेटेड है। अभी लॉन्च कब हुई? 2016 में, और ये टोटल 2 फेजेज में आ चुकी है। फर्स्ट फेज 2016 में स्टार्ट हुआ और सेकेंड फेज 2021 में स्टार्ट हुआ। अब यह जो स्कीम है, यह जो अभियान है, यह 2 स्कीम से मिलकर बनी है। पहली स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है और दूसरी स्कीम बिहार गवर्नमेंट की है। पहली स्कीम कौन सी है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से, और लोहिया स्वच्छ योजना ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मतलब बिहार गवर्नमेंट, इन दोनों को मिला के यह अभियान बनाया गया जो कि 2016 में लॉन्च हुआ। अब इस अभियान का मकसद क्या है? इस अभियान का मकसद है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को सस्टेन रखना, मतलब उसे हमेशा बनाए रखना। किसी एरिया का पहले आप ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस लो, फिर उसको मेंटेन करके रखो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ी बहुत जानकारी और ले लेते हैं। अभी सेकेंड फेज इसका लॉन्च हुआ 2021 में। उसके बारे में यह बताया गया कि अभी तक इसमें 12.9 लाख बेनिफिशियरीज को इससे डायरेक्टली फायदा मिल चुका है और इन सबके पास अभी इंडिविजुअली टॉयलेट है। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब क्या होता है? मतलब आपको बाहर कहीं पे भी बाहर में जाके शौच ना करना पड़े, आपके पास खुद की फैसिलिटीज हो। नहीं तो आपको जो गांव के इलाके से हैं उन्हें पता होगा कि गांव में ये समस्या होती थी कि वहां पे औरतों को बाहर जाके मलमूत्र का त्याग करना पड़ता था अंधेरे में। नहीं तो जो घर के जो मेंस होते थे उनको भी दिन में जाके ये सब करना पड़ता था और घर में उनके टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो इस मिशन के तहत यही था कि घर में सबके पास खुद के टॉयलेट होने चाहिए ताकि उनका एक डिग्निटी मेंटेन रहे। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। कंप्राइजिंग स्वच्छ भारत मिशन, जो मैंने आपको बताया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड लोहिया स्वच्छता योजना ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट इज कमिटेड टू सस्टेन ओडीएफ स्टेटस। अब ये जो ओडीएफ स्टेटस है, आप इसे ये मत समझ लीजिएगा ये बस एक इंग्लिश का एक वर्ड है ओडीएफ नहीं। ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री इंग्लिश का वर्ड नहीं है। यह एक स्टेटस है जो कि आप लोकल अथॉरिटी से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि बाहर में शौच जाता हो, तो आप अपने एरिया के लिए ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस क्लेम कर सकते हैं। तो कमिटेड टू सस्टेन ओडीएफ स्टेटस मतलब ओडीएफ स्टेटस को मेंटेन रखना है बाय जनरेटिंग पीपल मूवमेंट एट ग्रास रूट लेवल, मतलब लोगों को एक तरीके से लोगों को मतलब नॉलेज देकर इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैला के। अंडर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जो मैंने अभी आपको बताया, फेज 2 जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ, 12.9 लाख बेनिफिशियरीज को इससे डायरेक्टली फायदा हो चुका है। उनके पास इंडिविजुअली टॉयलेट है। ठीक है, मतलब क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी चीज है वो किसमें आ जाएगी? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट यह पूरा स्कीम है क्योंकि इसमें इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में भी बात करी गई थी और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है इसलिए। ठीक है, अभी कटआउट आप देख लीजिए, ये अभी कुछ दिन पहले का ही है, जुलाई 23 का ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान वर्ष 2024-25 तक नालंदा के सभी गाँव में स्वच्छ बनाने की लक्ष्य। मतलब जो भी क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें कवर होंगी इस स्कीम में। आगे देखते हैं। इसके बारे में मैंने एक कटआउट लगा रखा है, इसे आप अगर और भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहें तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि यह सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, यह एक स्टेटस है जो कि आप लोकल अथॉरिटी से क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम कब करेंगे आप? ये क्लेम तब करेंगे जब आपके एरिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि बाहर में शौच करता हो। तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? ओडीएफ स्टेटस मिल जाएगा वहां की लोकल अथॉरिटी से। ये पंचायत लेवल पे भी हो सकता है, ब्लॉक लेवल पे भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ओडीएफ आपको समझ में आ गया। तो जैसे ये ओडीएफ है तो इसके बाद 2 स्टेटस और बनाए गए, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस। मतलब ठीक है, बाहर में तो शौच नहीं जाते, पर अगर आपने कुछ और अच्छा काम किया तो आपको ओडीएफ और ओडीएफ प्लस प्लस मिलेगा। तो एक बार देखते हैं और क्या क्या आपके पास होना चाहिए ओडीएफ प्लस स्टेटस के लिए। तो ओडीएफ आपको समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर में शौच ना जाए तो उसे ओडीएफ फ्री स्टेटस उस एरिया को मिल जाएगा। ओडीएफ प्लस ये मिलेगा कि जब आप ओडीएफ हो मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो, मतलब कोई भी व्यक्ति बाहर शौच करने ना जाए, प्लस ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन, मतलब जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स है वो सारे काम कर रहे हो और अच्छी तरीके से उसको साफ सफाई करके रखा गया हो। अगर वहां पे नहीं हो तो ओडीएफ प्लस स्टेटस आपको नहीं मिलेगा। तो ओडीएफ समझ में आ गया और ओडीएफ प्लस समझ में आ गया। अब समझेंगे हम लोग ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस। उसके लिए क्या क्या है कि आपके ओडीएफ प्लस प्लस तो होना चाहिए, मतलब आप बाहर में शौच नहीं जाने चाहिए, प्लस आपका पब्लिक टॉयलेट मेंटेन रहना चाहिए,
प्लस तीसरी चीज में क्या दे दिया गया है कि इसमें अनट्रीटेड सेफली मैनेज्ड and entire fecal sludge, septage and sewage is safely managed and treated with no discharging or dumping of untreated fecal sludge and sewage in drains। ठीक है, मतलब आपका जो मलमूत्र है जो आपने एक जगह इकट्ठा हो रखा होगा उसे ऐसा नहीं कि उसे जाके फिर आप नदी में वहां पे जाके उसको छोड़ दे या ओपन में जाके छोड़ दे, तो फिर वो एक तरीके से गंदा ही हो जाएगा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए है ये। तो ODF++ कब आपको मिलेगा, जब आप उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करके उसको सेफली कहीं पे डिस्चार्ज कर दे। ऐसा नहीं कि आप उसे जाके नदी में या समुद्र में जाके उसे डिस्चार्ज कर देते हैं तो आपको ODF++ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ODF क्या है, ODF+ क्या है और ODF++ क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है बिहार न्यूज से रिलेटेड। ये अमर कुमार अभी न्यूज में क्यों है? अमर कुमार न्यूज में इसलिए है क्योंकि यह अररिया से इंडिया का फ्लैग लेके रनिंग करते हुए ये अटारी बॉर्डर पहुंचे। अटारी बॉर्डर का है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और वहां पे ये 2001 किलोमीटर का रन करके पहुंचे हैं। वहां पे ट्राई कलर लेके 15 अगस्त को ये पहुंच चुके हैं, तो इसलिए ये भी काफी न्यूज में बने हुए हैं। ये कहाँ के हैं? ये है अररिया के अमर कुमार। ठीक है, याद रहेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये अररिया से बिलोंग करते हैं और ट्राई कलर का फ्लैग लेके, मतलब अपना इंडियन फ्लैग लेके ये अटारी बॉर्डर तक पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बिहार की। नेक्स्ट है शैलेश कुमार। अब ये न्यूज में क्यों है? ये नेशनल टीम फॉर पैरालंपिक्स में अब सेलेक्ट हो चुके हैं। पैरालंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट होने वाले हैं? ये स्टार्ट होने वाले हैं 28 अगस्त से टू 8 सितंबर तक पैरालंपिक्स गेम्स होंगे। पैरालंपिक्स क्या होता है? मतलब ओलंपिक्स एक बार हो गया, उसके बाद उसी कंट्री में वही कंट्री पैरालंपिक्स भी होस्ट करती है। ये किसके लिए होता है पैरालंपिक्स होता है जो कि डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए, क्योंकि इन्हें तो भगवान ने बनाया ना डिसेबल्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि इनकी कोई गलती है, और उसमें अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहे, जैसे पिछली बार शीतल देवी था आई थिंक। ठीक है, उनको मोदी जी ने काफ़ी प्रेज भी किया था और उनको इस बार अवार्ड भी मिला है, तो उसके बारे में आप देख लेंगे कि उनको कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, और स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये देख लेंगे कि 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में पैरालंपिक्स गेम्स हो रहे हैं। कहाँ पे? पेरिस में ही, फ्रांस में। और जो शैलेश कुमार है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और ये पहले भी मेडल जीत चुके हैं। गोल्ड मेडल किस में जीते थे? ये एशियन पैरा गेम्स में पहले ही ऑलरेडी भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और ये किस चीज में सेलेक्ट हुए हैं? ये मेंस हाई जंप में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो कि नेशनल न्यूज होने वाली है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में क्या है? नेशनल न्यूज में पहला है डेंगूऑल। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डेंगूऑल मतलब कुछ डेंगू से रिलेटेड है। डेंगू से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अभी पनेशिया बायोटेक एक कंपनी का नाम है जो ICMR के साथ मिलके इसका फेज 3 ट्रायल करने वाली है। अभी तक हमारे पास डेंगू की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट है। अभी हमारी इंडिजीनियस वैक्सीन होने वाली है, जिसे कौन बना रहा है? पनेशिया बायोटेक। तो ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ देख सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियाज इंडिजीनियस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन, ठीक है, डेंगूऑल। फर्स्ट पार्टिसिपेंट वाज वैक्सीनेटेड एट द पंडित भगवंत दयाल शर्मा, ये नाम याद रख लेना, पंडित भगवंत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन रोहतक। मतलब जो इसका पहला जो पर्सन था जिसको ये है वैक्सीन लगाया गया, वो इस इंस्टीट्यूट का था। कहाँ पे? रोहतक में। ये चीज़ आप इसके बारे में जान के रखेंगे। टोटल इसका भी फेज 3 ट्रायल चलने वाला है। इसके 2 ट्रायल ऑलरेडी हो चुके हैं। कब हुए? 2018-19 में इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। अब जैसे कोई भी वैक्सीन आती है तो ऐसा नहीं कि सबको, मतलब उसके बाद वैक्सीन जैसी आई मार्केट में फिर सबको उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम भी ट्रायल्स हुए थे, पर वो बहुत जल्दी हुए थे, मतलब 1-2 महीने के अंदर ही सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए थे। बट इस केस में क्या हुआ है कि मतलब ऐसे कोई भी वैक्सीन जब आती है मार्केट में, उससे सालों साल तक, इसमें 10-10 साल तक ट्रायल चलते रहते हैं। तो इसका तो फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 2018-19 में 2 ट्रायल्स हुए थे और अभी तीसरा ट्रायल चल रहा है। इसमें 10,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, एडल्ट पार्टिसिपेंट्स हैं 10,000 से ज़्यादा, जो कि इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मतलब उनको यह वैक्सीन लगाया जाएगा और टोटल 18 स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरीज में इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। आगे कुछ एक बार हम लोग डेंगू के बारे में भी देख लेंगे। उससे पहले एक बार आप ये कटआउट देख लीजिए। कटआउट है फर्स्ट एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर डेंगू वैक्सीन इनिशिएटेड इन इंडिया। इससे पहले डेंगू की हमारे पास कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, मतलब इसका जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन कहाँ से आया? ये हमने USA से स्ट्रेन लिया और इसको लेके टोटल 3 कंपनीज़ को, इंडिया की 3 कंपनीज़ को यह स्ट्रेन मिला था। उस स्ट्रेन से हमने एक अपनी खुद की वैक्सीन बना ली है। ठीक है, बनाने वाले का नाम क्या है? पनेशिया बायोटेक, ये याद रखेंगे, पनेशिया बायोटेक याद रहेगा। पनेशिया बायोटेक ने बनाई है डेंगूऑल। नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहले तो डेंगू को हम लोग ब्रेक बोन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेक
बोन डिजीज, ब्रेक बोन डिजीज भी कहते हैं। ये कुछ टाइम के लिए होती है, फैटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर केस में फैटल नहीं होती है, पर किसी किसी केस में सीरियस हो जाता है इंसान, उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग ये सब होती है और फिर उसकी मौत भी हो जाती है। ज़्यादातर यह देखा गया कि एक बार आपको डेंगू हो गया तो दोबारा भी हो सकता है, और अगर आपको दोबारा तिबारा हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। और इसके बारे में देख लेते हैं, मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज। मॉस्किटो का नाम क्या है? एडिस एगिप्टी, एडिस एगिप्टी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कैन बी इन्फेक्टेड मल्टीपल टाइम, मतलब एक बार पर्सन इन्फेक्ट हुआ उसके बाद भी इन्फेक्ट हो सकता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नो पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन ये नहीं फैलता है। पर इसके बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि ये प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चे में जा सकता है, तो जी हाँ ये जा सकता है, ठीक है। ये याद रखना डेंगू के बारे में कि प्रेग्नेंट वुमेन से यह बच्चे में जा सकता है। तो नो पर्सन टू पर्सन मतलब कंडीजियस नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके बच्चे में जा सकता है, ठीक है, उसके स्ट्रेन जा सकते हैं। एडिस एगिप्टी ये मॉस्किटो का नाम है, फीमेल मॉस्किटो, और नो स्पेसिफिक मेडिसिन, मतलब इसकी कोई भी अभी तक मेडिसिन हमारे पास नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है। पहली एक वैक्सीन आने वाली है, उसका नाम है डेंगी ऑल। इसके बारे में पक्का न्यूज़ बन सकती है, क्योंकि अभी मतलब ऐसा पहली बार ये हो रहा है कि इसकी कोई वैक्सीन आने वाली है, ठीक है। इसे कौन बना रहा है? इसे बना रहा है पैनेशिया बायोटेक, पैनेशिया बायोटेक। और ये किसके साथ? ICMR के साथ कोलैबोरेट करके पूरे इंडिया में इसकी ट्रायल चलेगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है नारी शक्ति मार्च। अब नारी शक्ति मार्च क्या है? इससे जैसे अगर ये आएगा क्वेश्चन में तो आप ज़्यादातर सोचेंगे कि कुछ ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ वुमेन को एम्पावर करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ आपको नजर आएगी, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे कि अभी कुछ रेप की घटना हुई थी कोलकाता में, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है नारी शक्ति मार्च वो नहीं है। यह दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, किसके खिलाफ? जो कि बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं, हिंदू में जो पर्टिकुलरली वुमेन है, वुमेन के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ यह प्रोटेस्ट हो रहा है। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। और इसमें अराउंड 20,000 वुमेन पार्टिसिपेट करने की इसकी संभावना है। तो ये अभी हुआ नहीं है पर स्टार्ट होने वाला है। उस मार्च का नाम है नारी शक्ति मार्च, याद रहेगा। नारी शक्ति मार्च कोई वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड नहीं है, पर ये वुमेन के सेफ्टी से रिलेटेड है, जो कि बांग्लादेश की वुमेन है, इंडिया की नहीं, बांग्लादेश की जो वुमेन हिंदू वुमेन है उनसे रिलेटेड है, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, प्लस उनका जबरदस्ती कन्वर्जन भी कराया जा रहा है, इस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है IIIT हैदराबाद। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका जो पैकेज है, मीडियन पैकेज सबसे हाईएस्ट गया है, मतलब IIT से भी ज़्यादा इसका हाईएस्ट पैकेज गया है IIIT हैदराबाद का। अगर ऑप्शंस में आएगा तो उसमें IITs भी होंगे, तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि IIT ऑब्वियसली सबसे ऊपर रहेगा, उसमें IIT मद्रास को आप टिक करके आएंगे, क्योंकि NIRF रैंकिंग में भी वो टॉप पे अभी, ठीक है। NIRF रैंकिंग में फर्स्ट पे है मद्रास, IIT मद्रास, सेकंड पे IISc बेंगलोर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और थर्ड पे है IIT बॉम्बे, ठीक है। तो हो सकता है IIT मद्रास से क्या है, पर IIT हैदराबाद है, IIIT हैदराबाद है किसी में मीडियम सैलरी में, ठीक है। मीडियम सैलरी में सबसे ज़्यादा सैलरी इसको मिली है, मतलब अराउंड 30 लाख से ज़्यादा मिली है सैलरी हर बच्चे को लगभग, ठीक है। मीडियम सैलरी में IIIT हैदराबाद से जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उससे, ये आप याद रखेंगे। पटना की रैंक कितनी थी NIRF रैंकिंग में 2024 में? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रैंक थी उसकी 73rd। IIT पटना की रैंक थी 73rd और एम्स पटना की थी 99। अभी NIRF रैंकिंग के अनुसार जो पटना की जो रैंक है वो घटी है कि बढ़ी है? ये उसकी रैंक घटती है, मतलब खराब होती जा रही है। पहले उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी थी, पहले कितनी रैंक थी उसकी? 66 2023 में, और 59 थी 2022 में, मतलब लगातार जो इसकी हालत है वो खराब होती जा रही है IIT पटना की, ठीक है। अब इसकी 73rd रैंकिंग, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसकी रैंक जो है ये खराब हुई है, इतना याद रहेगा। NIRF रैंकिंग में सबसे टॉप कौन कर है? सबसे टॉप पर है IIT मद्रास, सेकंड पे है IISc बेंगलोर और थर्ड पे IIT बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये IIIT हैदराबाद की मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन न्यूज़ में है? नेक्स्ट में है राम नारायण अग्रवाल। अब ये कौन है? ये अग्निमैन, इनको अग्निमैन कहा जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है ये आप बताएंगे, इन्हें अग्निमैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम देखेंगे। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, किस चीज़ के लिए मिला है? इन्हें फादर ऑफ मिसाइल्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मिसाइल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया और 1970 से ही ये काम करते आ रहे हैं। और ये IIT में थे, आई थिंक IIT मद्रास के प्रोडक्ट हैं। फिर उसके बाद इन्होंने DRDO ज्वाइन कर लिया था। कब? DRDO हैदराबाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया था 1970s में ही। और इन्होंने कहाँ पे काम किया? बेसिकली इसने काम किया लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पे। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल पे, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पे इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको फादर ऑफ मिसाइल्स भी कहा जाता है और इनको अग्निमैन भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अग्निमैन कौन है? राम नारायण अग्रवाल। और ये 84 साल की उम्र में अब ये नहीं रहे, अब ये पास ऑन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं जर्मन एमपीज। अभी जर्मन एमपीज से दो अभी फॉरेन मिनिस्टर से हमारे मिलने आए थे, तो उसके बारे में ये। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, कथक डांस काठमांडू। अब काठमांडू में जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे कथक डांस परफॉर्म किया गया, उसी रिलेटेड ये न्यूज़ बनी है।
अगर क्वेश्चन आएगा कि अभी कौन से एम्बेसी में कथक डांस परफॉर्म किया गया था, तो अब याद रखेंगे काठमांडू में कब किया गया था, 78th इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है, 78th इंडिपेंडेंस डे पे कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में कथक डांस परफॉर्म किया गया था। कथक डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में अपने इनिशियल फेज में ये कहाँ पे होता था, ये होता था टेम्पल्स में और विलेजेस में, ठीक है, टेम्पल्स और विलेजेस में। फिर भक्ति मूवमेंट के टाइम इसमें काफ़ी एवोल्यूशन हुआ, ये काफ़ी आगे भी बढ़ा। फिर मुगल के टाइम पे भी वहाँ के कोर्ट्स में इसको परफॉर्म किया जाता था और अभी भी इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है कथक में, आपको याद रखना है, कथक डांस में सोलो परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे लेग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और लेग्स में जो वुमेन है जो भी परफॉर्म करती है वो घुंघरू भी पहनती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें ये बीच बीच में वर्सेस को भी रिसाइट करती हैं और जब वर्सेस को रुक के रिसाइट करेंगी फिर उसके बाद उसको परफॉर्म भी करके दिखाती है अपने डांस के थ्रू, ठीक है। इतना पता चल गया कथक डांस के बारे में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड किससे है, नेक्स्ट स्लाइड है जियो पारसी स्कीम। अब जियो पारसी स्कीम, अब आपको नाम से याद रखना है, जियो पारसी मतलब पारसीज को जियाना है। क्यों? क्योंकि जो पारसीज है इनकी जो पॉपुलेशन है ये लगातार कम होती जा रही है। 2011 में अराउंड 50,000 के आसपास ही थी और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो महाराष्ट्र में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है पारसी की, ठीक है। जो पारसीज के जो हमारे भाई बहन हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया के सोसाइटी को डेवलप करने में। ये बेसिकली ईरान से थे जो कि वहाँ से इधर आ गए थे और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जियो पारसी स्कीम क्या है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रली सारे पैसे देती है। और स्कीम के तहत क्या होता है कि जो भी पारसीज कपल होते हैं जो शादी करते हैं, जो भी पारसीज मैन और वुमेन जो शादी करते हैं, वो शादी करने के बाद उनका जो खर्च होता है लाइक मेडिकल फैसिलिटीज ये सब, कौन उनको फाइनेंस करने का काम क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट काम करती है। इस स्कीम के तहत ये है क्योंकि वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कम है और ज़्यादातर ये देखा गया कि 30% लोग तो शादी ही नहीं कर रहे पारसी में, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी शादी करेगा उसका हेल्थ फैसिलिटीज ये सब किसका कौन ध्यान रखेगी, उसकी गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ 50,000 है नंबर में, ये याद रखना है और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ये भी इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। जियो पारसी स्कीम, इनका नाम कौन है क्या है ये बताएंगे, ये पहले हमारे लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इनकी बहुत झड़प हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के साथ, फिर इनको हटा दिया गया, फिर अभी ये माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। MRTP एक्ट 1969 को हटा के MRTP एक्ट 1969 को हटा के कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया था, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया था, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003 में बनी, 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया, किसको हटा के, MRTP एक्ट 1969 को हटा के, किसकी रिकमेंडेशन पे, राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसकी रिकमेंडेशन पे था, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि सेबी का या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे, वो उनका नाम बताओ, या RBI के चेयरमैन कौन थे, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट आएगा तो प्रेसिडेंट टिक मार देंगे, इस बात को आप लिख के ले लो, पर याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और क्या करती है, एक तो चेयरपर्सन हो सकता है, प्लस कितने मेंबर्स हो सकते हैं, प्लस इसमें 6 मेंबर्स और हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 मेंबर्स में से मिनिमम तो 2 मेंबर रहेंगे ही, मैक्सिमम 6 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कि 6 के 6 को आपको अपॉइंट करना है, आप हो सकता है 2 भी करें, 3 भी करें, 4 भी करें, 5 भी करें, 6 भी करें, पर आप 6 से ज़्यादा नहीं करेंगे और 2 से कम नहीं करेंगे। और एक उसमें चेयरपर्सन होगा, ठीक है। अभी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम आप मुझे बताएंगे, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में। तो MRTP 1969 को हटा के कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया, फिर 2003 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बैठाया गया, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि एक्विजिशन और मर्जर जो भी होते हैं उसको देखते रहना, मतलब उस पर नजर रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है या कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। यही काम है किसका, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। मतलब इसका काम यह है कि कॉम्पिटिशन को हमेशा बनाए रखना है। कॉम्पिटिशन को बनाए रखना क्यों जरूरी है, कॉम्पिटिशन को बनाए रखना इसलिए जरूरी है ताकि फ्री मार्केट बनी रहे। मतलब फ्री मार्केट के लिए कंपटीशन का बना रहना जरूरी है, मतलब सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आगे आने की। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी कंपनी है, जैसे कि हमने देखा था कुछ साल पहले कि फेसबुक है जो पहले बहुत बड़ी कंपनी थी, तो इंस्टाग्राम उस टाइम बड़ी हो रही थी, मतलब धीरे धीरे करके वो उसका ग्रोथ हो रहा था। तो फेसबुक ने क्या किया, पहले ही इंस्टाग्राम को खरीद लिया। तो खरीद करके उसने क्या किया कि अपने जो पॉसिबल चैलेंजर था उसको ऑलरेडी खत्म कर दिया उन्होंने। तो ऐसा ना हो, इसलिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी बनी है। वैसे ही वहाँ पे
यूएसए में भी है, तो हर कंट्रीज में होती है इस टाइप की बॉडी। तो इंडिया में कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका काम क्या है? कंपटीशन को मेंटेन रखना। रिकमेंडेशन किसने दी थी? राघवन कमेटी ने। अपॉइंटमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कंपोजिशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि 1 चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड किससे रिलेटेड है? 1.5 मिलियन ट्रीज नेशन वाइड, मतलब ट्रीज लगाए जा रहे हैं, लगाएंगे 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख पूरे देश में। ठीक है, इससे पहले मैं एक बार क्वेश्चन करा चुका हूँ कि 10 मिलियन सैपलिंग्स लगाने की बात कौन से देश ने कही है। अगर ऑप्शन आ जाएगा इंडिया तो आप इंडिया लगा के आएंगे, नहीं तो आप चाइना आएंगे, नहीं तो आप ब्राज़ील लगा के आएंगे। ब्राज़ील इसलिए क्योंकि वहाँ पे अमेजॉन फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, तो आप सोचोगे कि वहाँ पे हो सकता है उसको फिर से डांस करने के लिए ब्राज़ील लगा दें। नहीं तो चाइना ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो हो सकता है आप चाइना लगा के आ जाए, नहीं तो इंडिया लगा के आ जाएंगे। पर इंडिया भी नहीं है, ना चाइना है ना ब्राज़ील है, वो है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल ने 10 मिलियन सैपलिंग्स लगाने के लिए बात कही है। 1.5 मिलियन ट्रीज नेशन वाइड किसने लगाने की बात की है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कही है, ये करी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये लगा देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इसका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो लगा के आ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आप लगा के आ जाएंगे, पर वो नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम लोग 1.5 मिलियन ट्रीज लगाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 लाख ट्रीज के बारे में किसने कहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल वर्कशॉप ऑन वुमेन। नेशनल वर्कशॉप होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है दिल्ली में। ठीक है, इसमें पंचायत से रिलेटेड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो 500 इलेक्टेड वुमेन है उनको बुलाया जाएगा और उनका ये एक तरीके से वर्कशॉप होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि नेशनल वर्कशॉप ऑन वुमेन कहाँ होने वाला है? तो ये न्यू दिल्ली में होने वाला है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसमें 400 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, वुमेन रिप्रेजेंटेड, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट सेग्रीगेशन फैसिलिटी। अभी रिसेंटली कहाँ लग रही है? तो ये लग रही है तेलंगाना में। तेलंगाना से रिलेटेड और चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके यहाँ के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, ये कहाँ गए थे? अमेरिका में गए थे और वहाँ पे 31,000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस करवा के वो आए हैं और फिर वो साउथ कोरिया भी गए हैं, वहाँ पे भी उनकी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मॉर्न मोरकेल। अब इनको क्या अपॉइंट कर दिया गया? इनको बॉलिंग कोच अपॉइंट कर दिया गया इंडिया की मेंस मैच क्रिकेट टीम का। इंडिया की मेंस मैच क्रिकेट टीम का, इंडियन टीम का इन्हें बॉलिंग कोच बना दिया गया। ये ऑलरेडी इससे पहले पाकिस्तान के भी कोच रह चुके हैं। ठीक है, तो मॉर्न मोरकेल इसके अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया। ये चीज़ आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ये रही इनकी पिक्चर, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि ये साउथ अफ्रीका के हैं और ये फास्ट बॉलर रह चुके हैं और इनका करियर भी देख लीजिए। 86 टेस्ट इन्होंने खेले, 117 ODI और 420 T20 इन्होंने खेले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में पहला है इंडियाज़ एम्बेसडर टू यमन। ये इंडियाज़ एम्बेसडर टू यमन होने वाले हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान, और इनको अपॉइंट कर दिया गया इंडियाज़ एम्बेसडर टू यमन। अभी ये वहाँ की अथॉरिटी से मिलने के लिए गए थे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है यमन के बारे में। पहली चीज़ तो कि यहाँ पे हम लोग 10 साल बाद अपना एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं, मतलब 10 ईयर्स बाद यहाँ पे इंडिया का कोई एम्बेसडर होने वाला है यमन में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये यहाँ के नॉन रेजिडेंस एम्बेसडर होने वाले हैं। ठीक है, नॉन रेजिडेंस एम्बेसडर मतलब ये एक्चुअली में एम्बेसडर है सऊदी अरेबिया के, तो सऊदी अरेबिया के साथ साथ ये यमन के भी रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे इंडिया में भी होता है, इंडिया का कोई एम्बेसडर होता है वो श्रीलंका का नॉन रेजिडेंस एम्बेसडर बन जाता है। ठीक है, कि वो श्रीलंका का भी एम्बेसडर होगा और मालदीव्स का भी एम्बेसडर होगा, ये भी हो जाता है, और नेपाल का भी, मतलब छोटी छोटी कंट्रीज़ के एम्बेसडर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर जो बड़ी कंट्री है वो हर छोटी छोटी कंट्री में भी अपनी एम्बेसी खोलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान। अपॉइंटमेंट में आपको ये याद रखना है कि इनको यमन का एम्बेसडर बना दिया गया। इंडिया के एम्बेसडर बन चुके हैं ये यमन में। ठीक है, और ये नॉन रेजिडेंस एम्बेसडर होने वाले हैं और ये यमन में 10 साल बाद इंडिया का कोई एम्बेसडर जाने वाला है। और तीसरी चीज़, यमन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, उसका नाम है सोकोत्रो आइलैंड। ठीक है, सोकोत्रो आइलैंड किससे रिलेटेड है? सोकोत्रो आइलैंड रिलेटेड है किससे? यमन से, और इसकी लोकेशन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। हाई कमिश्नर है जो हमारे इंडिया के हाई कमिश्नर, आपको पता है कहीं पे एम्बेसडर होता है, कहीं पे हाई कमिश्नर होता है। हाई कमिश्नर उन कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पे जो पहले एक तरीके से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो गुलाम थी कंट्री जो उनके अंडर में आती थी, तो वहाँ पे हाई कमिश्नर्स होते हैं हमारे, और दूसरी कंट्रीज में हमारे एम्बेसडर्स होते हैं। जैसे अमेरिका में हमारा हाई कमिश्नर या एम्बेसडर है, ये आप मुझे बताएंगे। तो जो हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश है प्रणय रॉय, ये किससे मिलने गए?
इनका नाम आप देख लीजिए, प्रणय वर्मा। ये किससे मिलने गए? वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के एडवाइजर से, ठीक है। और इनके बीच में कुछ बातें हुई कि मतलब कंडीशंस के बारे में, और इन्होंने बताया कि पहला तो हमारा यही काम है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हिंदूज को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये सब सारी बातें हुई। नेक्स्ट देखते हैं, प्रणय रो याद रखेंगे कि हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश कौन है? प्रणय वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है म्यांमार से रिलेटेड। अब यूएन की इन्वेस्टिगेटिंग टीम जाने वाली है कहाँ पे? यूएन इन्वेस्टिगेटर वॉर क्राइम्स एक्सक्लेटिंग इन म्यांमार, ठीक है। इन्होंने मतलब अब यूएन का स्टार्ट हो चुका है कि यहाँ पे वॉर क्राइम हो रहा है, म्यांमार में वॉर क्राइम हो रहा है, मतलब जहाँ जिसके भी संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे वहाँ पे वॉर क्राइम हो रहा है। तो अब यह यूएन की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट करने जाएगी म्यांमार में कि म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉर क्राइम किया है क्या वहाँ पे म्यांमार में, ठीक है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो याद रखो कि कहाँ पे अभी जाने वाली है, अभी बांग्लादेश में भी जाने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या शेख हसीना ने वहाँ पे वॉर क्राइम किया है, ठीक है। कुर्स्क रीजन, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपने लास्ट के करंट अफेयर्स में, ये किससे रिलेटेड है? रशिया से रिलेटेड है। और यूक्रेन के जो सोल्जर्स है वो रशिया में 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 सोल्जर्स जो है वो उसके कुर्स्क रीजन में घुस गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया कि रफा बॉर्डर जो है वो किससे रिलेटेड है? वो गाजा से रिलेटेड है। और खान यूनिस किससे रिलेटेड है? वो भी गाजा से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है श्वेता तैवसीन। ये कहाँ के? ये क्या है? ये थाईलैंड के पीएम है जिन्हें डिसमिस कर दिया। किसने डिसमिस कर दिया? वहाँ की कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। क्या कह के डिसमिस कर दिया? ये कह के कि आपने अपने कैबिनेट में एक ऐसे लॉयर को जगह दे दी जो कि पहले जेल में रह चुका है, ठीक है। तो इस बात पे मतलब पीएम को ही डिसमिस कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि अभी कौन से पीएम डिसमिस हुए जिसको उनके वहाँ के कोर्ट ने डिसमिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो किसने किया? थाईलैंड के पीएम को डिसमिस कर दिया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? फिनलैंड एंड एस्टोनिया, इनकी लोकेशन आपको देखनी है। इन्होंने जो अभी यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो रशिया के कुर्स्क रीजन में चले गए हैं और वहाँ पे जो उनके बीच में फाइट हो रही है, तो एक तरीके से उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि हाँ यूक्रेन ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो फिनलैंड की लोकेशन आप देख लेंगे और गल्फ ऑफ फिनलैंड भी देख लेंगे। गल्फ ऑफ फिनलैंड क्या है? और ये देखेंगे कि फिनलैंड और एस्टोनिया में से कोई पहले रशिया मतलब यूएसएसआर का पार्ट था कि नहीं, ठीक है। यूएसएसआर का पार्ट इन दोनों में से कौन सी कंट्री थी, ये चीज़ आप मुझे देखेंगे, या कोई भी कंट्री नहीं थी, ये भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मलेशियन पीएम। अभी इंडिया आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? ये 19 से 20 अगस्त में इंडिया के दौरे पे रहेंगे। और ये किस बारे में बात होगी? इलीगल इमिग्रेंट्स पे बारे में बात होगी, जो इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और प्लस इनकी बीच में ये बात होगी कि अब हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे, मतलब डॉलर्स को हम लोग हटाएंगे। डॉलर्स को इसलिए भी हम हटा रहे हैं ताकि जो अमेरिका पे डिपेंडेंसी है, मतलब जो अमेरिका अपनी चलाता है इस तरीके से, तो वो ना चला पाए। इसलिए अब हम जिस भी कंट्री के पास जाते हैं या उनसे बात करते हैं तो उनसे ये जरूर बात करते हैं कि हम लोग नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ने हॉलीडे को कैंसिल कर दिया है। हॉलीडे कब होता था उनका? 15 अगस्त को होता था। क्यों होता था? क्योंकि उस दिन जो वहाँ के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो हमारे में 15 अगस्त इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली थी। वहाँ पे 15 अगस्त इसलिए होता है क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई थी वहाँ के फाउंडर ने, ठीक है। फाउंडर की हत्या कर दी गई थी वहाँ के आर्मी के द्वारा। तो अब एक तरीके से ये जो छुट्टी थी, ये जो हॉलीडे थी, वहाँ ये कैंसिल हो चुकी है। तो आज की वीडियो को मैं अपनी यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।